एपिसोड 20। कहानी अब आगे। कोमल के इस सवाल का जवाब क्या दे, परिधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उससे झूठ बोलते बन भी नहीं रहा था। तभी रियांश कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो बोल पड़ता है, अरे छुटकी, ये कौन सा सवाल हुआ? अब जब कि हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, यूं क्या पता डॉक्टर का मन हो जाए कि तुम्हें वहीं रखने का, तो हमें कम से कम तुम्हारा सामान तो लेकर जाना होगा ना, क्यों परिधि? रियांश होने गम को छुपा कोमल के सामने मजाक करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे सच पता ना चले। रियांश की बात सुनकर कोमल मुस्कुरा पड़ी। तभी परिधि कहती है, अच्छा अच्छा, अब भाई बहन बाकी का हंसी मजाक बाद में कर लीजिएगा, अभी के लिए हॉस्पिटल चलना है। वैसे भी वो डॉक्टर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। कल एकदम गंभीर हो बोली थी कि हमें बिल्कुल समय पर पहुंचना है, वरना वो हमसे नहीं मिलेंगी। परिधि की बात सुनते ही रियांश भी बोल पड़ा, हाँ यार, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, अब चलो जल्दी, मैं बाहर कार निकालता हूँ। रियांश इतना बोल झट से कमरे बाहर निकल जाता है, पर जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है, उसके आंखों में छिपे आंसू उसके गाल पर बह निकलते हैं और वो एकदम नम आंखों से बाहर से छिपकर कोमल को मुस्कुराते देख खुद में कहता है, जब मेरी बहन को ये पता चलेगा कि हम उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर जा रहे हैं, तो उस पर क्या बीतेगी। पता नहीं वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी कि इस ऑपरेशन के बाद वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। इधर सुगंधा अपने कमरे में इधर से उधर परेशानी में चले जा रही थी और रघुवीर बस एक कुर्सी पर बैठे अपने मन में कुछ सोच रहे थे। तभी परिधि कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों लॉक करते हुए पूछी, माँ क्या मैं अंदर आ जाऊं? परिधि की आवाज सुनते ही सुगंधा के पैर खुद भी खुद रुक गए और वो एकाएक दरवाजे की तरफ पलट कहती है, परिधि बेटा आप आ गए, कैसी है हमारी बच्ची? उसने कुछ खाया या नहीं और उसे कुछ पता तो नहीं ना चला? सुगंधा का दिल एक मां का था, इसी वजह से वो कोमल के बड़े में परिधि से लगातार सवाल किए जा रही थी, बिना उसे जवाब देने का मौका दिए। ये देख रघुवीर जल्दी से कुर्सी पर से उठ उनके पास आकर बोले, देखिए श्रीमती जी, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी और ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कोमल से कितना ज्यादा प्यार करती है। सिर्फ इस डर से कि कहीं आपके जाने से कोमल को कुछ होने का शक ना हो जाए, आप अपने दिल पर पत्थर रख उससे दूरी बनाए हुई है। पर अगर आप इसी तरह इतना घबराई हुई सी हमारी बच्ची को दिखेंगी, तो उसे तब शक नहीं होगा कि आप इतना घबराई हुई सी क्यों है। रघुवीर ने जब अपनी बात पूरी कर ली, तो परिधि बड़े ही शालीनता के साथ उनसे कहती है, नहीं पापा जी, आप माँ को कितना ही क्यों ना समझाइए, वो नहीं समझ सकती है। इसमें उनकी गलती नहीं है, दरअसल माँ का दिल होता ही ऐसा है कि उन्हें बच्चे की जरा सी तकलीफ देख घबरा जाता है, और फिर कोमल के साथ तो। पर माँ, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि आप कुछ दिनों के लिए अपने आप लो हिम्मत दीजिए, देखिएगा इन कुछ ही दिनों में सब कुछ सही हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और हाँ, मैं आप दोनों को ये बताने के लिए आई थी कि हम और रियांश जी कोमल को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। परिधि के ऐसा कहने पर रघुवीर उसके सर पर अपना प्यार भरा हाथ फेरते हुए कहता है, बेटा आज हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हम कितना खुशनसीब खुद को मानते हैं, आपको अपने घर की बहू के रूप में पाकर। इस घर पर जब जब भी कोई मुसीबत आई है, तो आपने हर बार उसका डट कर सामना किया है और उसे हरा इस घर की खुशियों को कायम रखा है। भगवान करे इस बार भी आपकी कहीं बात ही सच हो। ये सारी की सारी बातें बाहर छिपकर खड़ी नयन सुन रही होती है और उनकी बातों को सुनने के बाद अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाते हुए धीरे से खुद में कहती है, आज तक भले ही आपकी बहू ने इस घर से कभी भी खुशियों को नहीं जाने दिया होगा, पर इस बार आओ जैसा सोच रहे हैं वैसा होबे नहीं वाला है चाचा जी। क्योंकि इस बार उस परिधि का पाला नयन से पड़ा है, और नयन इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इतना सुनहरा मौका को अपने हाथ से गंवा दे। अब जबकि इस घर में तमाशा चल ही रहा है, तो इसमें थोड़ा सा घी डालना तो बनता है ना। हॉस्पिटल लगभग 2 घंटे तक कोमल का जांच चलता रहा। बाहर रियांश और परिधि एक बेंच पर बैठे बस डॉक्टर के कोई जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर विक्की आते हुए खड़ा हो गया और बड़ी हैरानी से बोल पड़ा, ये क्या? रियांश, परी, तुम दोनों यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? विक्की की आवाज सुनते ही झट से दोनों उसके तरफ देखने लगे और परिधि विक्की को देखते ही एक पल खुश होते हुए बोल पड़ी, विक्की तुम यहाँ पर? तुम तो घर से जाने के बाद एक पल में ही मुझे भूल गए नहीं? परिधि की बात सुन विक्की भी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं परी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल वो काम आजकल इतना ज्यादा हो गया है ना कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती है। वो तो आज भी इसीलिए मिल गया क्योंकि हमारे बॉस का तबीयत अचानक ऑफिस में ही खराब हो गया, तो उन्हें लेकर मुझे ही यहाँ आना पड़ा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम दोनों हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना घर पर? विक्की का प्रश्न सुनते ही दोनों के चेहरे पर एकदम मायूसी सी छा जाती है और परिधि निराश भरी आवाज में कहती है, वो दरअसल हम यहाँ पर कोमल को लेकर आए हैं। वॉट? कोमल को? पर कोमल को अचानक से क्या हो गया? वो ठीक तो है ना?
विक्की जब ये बात पूछा तो रियांश से अपने आंसू नहीं रोके गए और वो इसीलिए उन दोनों से अपने दुख को छिपाने की कोशिश करते हुए वहां से कुछ दूर चला जाता है। रियांश को अचानक से वहां से चले जाते देख विक्की को थोड़ा अजीब लगा और इसीलिए वो परिधि को हैरान हो फिर से पूछा, यार परी अब कुछ बताओ भी, ये रियांश इस तरह से क्यों चला गया यहाँ से, और कोमल को हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हो, कुछ तो बताओ। विक्की बात दरअसल ऐसा है कि कल सुबह जब मैं कोमल के कमरे में उसे जगाने के लिए गए तो उसका पूरा शरीर बुखार में तप रहा था और इसीलिए हमने उसके लिए डॉक्टर घर पर ही बुला लिया। लेकिन वो डॉक्टर कोमल की जांच करने के बाद बोली कि दरअसल कोमल के पेट में एक इन्फेक्शन फैल गया है और जो कि बच्चेदानी को भी इफेक्ट कर दिया है, इसीलिए जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन कर उसके शरीर से बच्चेदानी को अलग करना होगा, जिसके बाद वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। अब ये बात कोमल को कैसे बता पाएंगे समझ नहीं आ रहा है और उसे बिना बताए ही हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं। परिधि ने जब विक्की को सारी बातें बताई तो एक पल के लिए विक्की शॉक रह गया और वो बिना बताए ही वहां से तेजी में दौड़ता हुआ हॉस्पिटल के बाहर निकल गया। परिधि उसे पीछे से आवाज देती रही पर वो उसकी आवाज को अनसुना कर चला गया। उसे इस तरह से बिहेव करते देख परिधि को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो खुद में बोली, ये विक्की, विक्की को क्या हो गया, ये इस तरह से दौड़ते हुए क्यों चला गया। खैर मैं उससे बाद में इस बड़े में पूछ लूंगी, पर फिलहाल रियांश जी को संभालना है, वो बहुत तकलीफ में है। भले ही वो मुझे दिखा नहीं रहे हैं पर इस वक्त उनकी हालत को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, पर वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए। अभी कुछ देर पहले तो यहीं पर थे। रियांश जी आप कहाँ हैं। परिधि रियांश को पुकारते पुकारते आगे चली जा रही थी कि तभी उसके कदम एकाएक रुक गए और वो एकदम हैरान हो सामने देखने लगी। सिंघानिया हाउस। नयन सबसे नजरें बचा चुपके से घर से बाहर कहीं जा रही थी कि तभी पीछे से रेशमा एकदम जोरदार आवाज में बोल पड़ी, नयन रुको, कहाँ जा रही हो। जैसे ही नयन के कानों में रेशमा की आवाज गई वो एकदम से अपनी जगह पर जम सी गई और गुस्से के मारे अपने हाथों को एक दूसरे में मलने लगी और मन ही मन बोली, इस बुढ़िया को भी अभी ही अपने कमरे से बाहर आना था। जब जब भी मैं कुछ करने वाली होती हूँ तो हर बार कोई ना कोई मेरे प्लान के बीच आ जाता है, अब इस बार ये बुढ़िया आ गई, हाँ भी क्या बहाना बनाऊं मैं। नयन अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी रेशमा चलते हुए उसके एकदम पीछे आ खड़ी होती है और फिर से वही सवाल करती हुए कहती है, बोलो नयन बेटा, तुम इस वक्त और घर में चल रहे ऐसे हालत में कहाँ जा रही हो। लेकिन इस बार रेशमा आवाज में एकदम नरमी थी। उसकी नरमी भरे आवाज को सुन नयन को थोड़ी राहत मिली और एक झटके में ही उसे कुछ सुझा और वो रेशमा की तरफ पलटकर बोली, हॉस्पिटल। परिधि जैसे ही आगे बढ़ने वाली होती है वो रियांश को हॉस्पिटल के अंदर ही एक छोटे से गणपति के मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठे अपने हाथों में दीप लिए देखती है तो वो हड़बड़ाते हुए उसके पास जा झट से वो दीप को रियांश के हाथ से हटा बोलती है, रियांश जी आप क्या कर रहे हैं, अभी आपकी हाथ जल जाती। परिधि के इतना कहने पर रियांश रोते हुए बोलता है, तो मैं और क्या करूं परिधि, मैं हार चुका हूं अपनी बहन के दुखों के सामने, मैं नहीं देख सकता हूं अपनी बहन को इस हालत में। तुम हमेशा कहती हो ना जब इंसान के सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो तुम्हारे ये भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं। तो मैं भी अब अपनी बहन की खुशियों के लिए इनके सामने भीख मांगने आया हूँ। रियांश की बातों में एक अलग ही तकलीफ झलक रही थी। ये देख परिधि की आंखों से भी आंसू निकल गए और वो झट से रियांश को अपने सीने से लगा लेती है और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा रियांश जी, आप इस तरह से मत अपना हिम्मत हारिए। सिंघानिया हाउस। बोलो नयन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, हमें भी बताओ। रेशमा के बार बार सवाल करने पर नयन को एक बात सूझी और वो झट से अपने हकलाते हुए आवाज में बोल पड़ी, वो रेशमा माँ दरअसल मैं ना घर में बैठी बैठी बहुत परेशान हो रही थी। हाँ मैं जानती हूँ कि ये परिवार मेरा नहीं है पर मैं यहाँ पर रहती हूँ, इस नाते से मुझे भी इनके इस परेशानी में कुछ तो मदद करनी चाहिए ना, और मैं इन्हें उम्मीद तो नहीं दे सकती हूँ पर कम से कम भगवान जी से कोमल जी को ठीक कर देने के लिए प्रार्थना को कर ही सकती हूँ ना। यही सोचकर मैं मंदिर ही जा रही थी तभी आपने मुझे आवाज दे दिया। एक ही दम में सारी बातें बोल वो एक लंबी सांस लेते हुए चुप हो गई। उसकी बात सुन रेशमा बड़े ही प्यार से उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अरे नयन बेटा तुम इतना अच्छा सोच रखती हो तो इतना घबरा क्यों रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो तुम जरा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वैसे भी मेरा मन भी बहुत दुखी है, जरा भगवान के घर जाकर आ जाऊंगी तो कुछ सही लगेगा। रेशमा ये बोल घर के अंदर की तरफ जाने लगती है लेकिन उसकी बात सुन नयन एकदम से हक्का बक्का हो गई और धीरे से खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या, अगर ये बुढ़िया भी मेरे साथ बाहर चलेगी तो फिर मैंने जो सोचा है वो कैसे होगा। नहीं नहीं, मुझे इस बुढ़िया को अपने साथ जाने से रोकना होगा, पर मैं इसे कैसे रोकूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
इतना अभी सोच ही रही थी कि तभी वो झट से जरा जोरदार आवाज देते हुए बोली, रेशमा माँ 1 मिनट। इस तरह से नयन की आवाज सुन रेशमा जहाँ होती है वहीं पर रुक जाती है और उसके तरफ मुड़ते हुए आंखें बड़ी बड़ी करते हुए आश्चर्य से पूछती है, क्या बात है नयन, तुम हमें इस तरह से रोक क्यों रही हो? रेशमा के पूछने से नयन अपने दुपट्टा को हाथों से पकड़ते हुए बोल पड़ी, वो रेशमा माँ, मैं क्या बोल रही थी कि मैं तो जा ही रही हूँ ना भगवान जी से प्रार्थना करने, और अब अगर आप भी मेरे साथ ही घर से चले जाएगा तो फिर घर में सुगंधा चाची बिल्कुल अकेली हो जाएगी ना। और आपको तो पता ही है कि कोमल जी की तबीयत ले बड़े में सुनकर वो कितनी ज्यादा टूट गई है, और उन्हें इस हालत घर में अकेले छोड़ना सही नहीं है। आप समझ रही है ना रेशमा माँ की मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नयन इतना बोल बड़े गौर से रेशमा के चेहरे को देखने लगती है और मन ही मन बोलती है, बस भगवान ये बुढ़िया मेरे साथ जाने से मना कर दे। वैसे ये अपनी बहन से प्यार तो बहुत करती है, इसीलिए इसे इसके बहन का दुखा दिखाया, पर पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर धीरे से पूछते हुए कहती है, रेशमा माँ तो क्या मैं चलूँ या फिर आप भी चलेंगी? रेशमा नयन की आवाज सुनकर उसे कहती है, नहीं नयन बेटा तुम सही बोल रही हो, इस हालत में हम छुटकी को अकेला तो नहीं छोड़ सकते हैं। एक काम करो, तुम मंदिर जाओ और भगवान जी से प्रार्थना करो। मैं छुटकी के पास ही रहती हूँ, उसे इस वक्त मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं घर पर ही रुकती हूँ। अच्छा मैं छुटकी के कमरे में जाती हूँ, तुम अच्छे से जाना। जी रेशमा माँ आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं अच्छे से जाकर आती हूँ। आप चाची जी का ख्याल रखिएगा। रेशमा वहां से चली जाती है। उसके जाते ही नयन के होठों पर एक अलग ही डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। हॉस्पिटल लगभग शाम के 4 बज चुके थे और अब तकलीफ कोमल को हॉस्पिटल में ही रखे हुए थे। ये बात कोमल को कुछ समझ में नहीं आ रही थी और ना ही उसे कोई कुछ बताने को तैयार था। वो मन ही मन खुद में बोली, ये डॉक्टर सभी मुझे इस तरह से दिन भर क्यों हॉस्पिटल में रखे हुए हैं? आखिर में मुझे हुआ क्या है? जब भाई या भाभी से पूछती हूँ यो वो बताते हैं कि सिर्फ थोड़ी तबीयत खराब है, पर डॉक्टर जिस तरह से मेरी चेकअप किए जा रहे हैं एक के बाद एक, उससे तो लग रहा है जरूर कोई और बात है, पर मुझे बताते भी तो नहीं है। अब मैं किससे पूछूं? अभी कोमल ये बात खुद में सोच ही रही थी कि तभी एक नर्स हाथ में एक इंजेक्शन लिए उसके वार्ड के अंदर चली आ रही थी। उसे अपनी तरफ आते देख कोमल बोली, शायद ये नर्स मुझे कुछ बता दे, इसी से पूछकर देखती हूँ। ये बोल कोमल एकदम आराम से अपने जगह पर लेट गई और नर्स आकर उसके हाथ पर वो दवाई से भरी इंजेक्शन उसे लगाने लगी। तभी कोमल बड़े ही नॉर्मल तरीके से उस नर्स से पूछी, सिस्टर ये इंजेक्शन किस चीज का लगा रही है आप मुझे? और प्लीज आप मुझे सच बताइए कि मुझे आखिर में हुआ क्या है? मैं कब से सबसे पूछ रही हूँ पर कोई भी मेरी बातों को सुनता ही नहीं है। कम से कम आप ही बता दीजिए। कोमल की बात सुन नर्स थोड़ा परेशान हो गई और वो झूठ बोलते हुए बताती है कि देखिए मिस कोमल, इस वक्त डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात करने की या फिर ज्यादा परेशान होने से मना किए है, इसीलिए आप ये सारी बात छोड़िए और बस गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत कीजिए। और इंजेक्शन ग्लूकोज का है, इससे आपके बॉडी में जो कमी होगी उसकी भरपाई हो जाएगी कुछ घंटों में। आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके आती हूँ। नर्स भी बात को उल्टा सीधा घुमाकर वहां से निकल गई, जिस वजह से कोमल और ज्यादा परेशान हो गई और वो बेड पर लेटे लेटे ही परेशान खुद में कई तरह की बातें सोच रही थी। अभी नर्स के गए हुए बस चंद मिनट ही हुए होंगे कि तभी कोमल को अपने पैर के पास कुछ महसूस सा होता है, जिसके महसूस होते ही वो बड़े ही हैरान होते हुए बोलती है, ये मेरे पैरों में क्या लग रहे हैं? क्या है वहां पर? इतना बोलते बोलते वो बेड पर उठकर बैठने लगती है। सिंघानिया हाउस। सुगंधा अपने कमरे में बेड के नीचे जमीन पर बैठी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी और हाथ में कोमल की तस्वीर को लिए बस उसे निहारे जा रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर रेशमा आकर खड़ी हो जाती है और जब वो अपनी छुटकी को इतना दुखी देखती है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है, पर वो जानती है कि एक माँ के लिए इससे ज्यादा दुख का बात और भला क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती है, ये बात पता चले। लेकिन इस वक्त वो छुटकी को और ज्यादा दुखी नहीं कर सकती थी, इसीलिए अपने आप को थोड़ा नरमी बनाते हुए उसके पास जाकर जमीन पर ही बैठ गई और बड़े ही शालीनता से बोली, छुटकी मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, और मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगी कि तुम अपने दिल में छिपे इस दर्द को मत निकालो। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी छुटकी कि कभी कभी हम इंसानों के साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसके बड़े में हमें ना तो कभी उम्मीद होती है और ना ही हमें लगता है कि वो हमारे लिए सही है। पर तुम एक बात जानती हो? रेशमा की दिलासा भरे बातों को सुन सुगंधा उससे पूछती है, पर दीदी हमारी कोमल के साथ ये सब हो गया, इसमें हमारी बच्ची की कौन सी भलाई हो सकती है? आप ही मुझे बताओ, जब उसे पता चलेगा कि वो अब कभी भी मां नहीं बन पाएगी तो क्या हाल होगा उस बच्ची का, जिसकी जिंदगी तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी और भगवान ने उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी ही उससे छीन ली।
सुगंधा की बातें सुन रेशमा वहां से उठकर कमरे से बाहर चली गई और फिर कुछ ही देर में एक कान्हा जी की तस्वीर को होने हाथों में ले वापस कमरे में आते हुए उसी तरह बैठ बोलती है, छुटकी तुम कान्हा जी के बड़े में तो बचपन में बहुत सी कहानियां सुनी है ना, कि किस तरह से देव की माँ के जन्म देने के बाद भी इनकी पालन पोषण माँ यशोदा ने किया था, और आज भी पूरी दुनिया यशोदा को ही कान्हा की माँ समझती है। पर दीदी ये सब आप मुझे इस वक्त क्यों बता रही है? ये सब मैं तुम्हें इस वक्त इसीलिए याद दिला रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आ सके कि भगवान जब भी किसी के साथ कुछ करते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ी मकसद होती है, जो वो ही समझ सकते हैं। हम इंसानों के बस का नहीं है ये सब समझ पाना। आज भले ही कोमल माँ नहीं बन सकती है, पर ये भी तो हो सकता है न कि इस दुनिया में भगवान ने हमारी बच्ची के लिए कोई ऐसा फसरिश्ता बनाया हो जो उसकी जिंदगी से इस गम को दूर कर देगा। रेशमा की इतनी तसल्ली भरी बातों को सुन सुगंधा को थोड़ी सी तो हिम्मत जरूर मिली थी। मुंबई शहर, बिच बड़े से बिच पर एकदम बेसुध और बिना पैरों में जूते पहने विक्की लगातार दौड़े जा रहा था और उसके दिमाग में बार बार परिधि की कही वही बातें घूमे जा रही थी कि अब कोमल कभी भी मां नहीं बन सकती है। विक्की जिस तरह से दौड़ रहा था बाकी के लोग जो बिच पर मौजूद थे उसे देखकर आपस में बातें करने लगे थे, लेकिन विक्की को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उस भीड़ से भरे बिच पर उस खुद को एकदम अकेला महसूस कर रहा था और दौड़े जा रहा था। वो दौड़ते दौड़ते पानी में आगे की तरफ बढ़े जा रहा था, उसे इस बात का भी होश नहीं था। तभी वही मौजूद कुछ लोग दौड़कर उसके पास जा उसे रोकते हुए बोले, हेलो एक्सक्यूज मी, आप इस तरह से इतने गहरे पानी के अंदर क्यों चले जा रहे हैं? आप जानते हैं आगे जाना मना है। जैसे ही विक्की लोगों की बात सुनता है वो झट से सबकी तरफ बड़े ही हैरानी से देखने लगता है, जैसे कि अभी उसे होश आया हो और वो खुद को वहां पर देख परेशान हो। सॉरी, आई एम सो सॉरी, वो शायद मैं कुछ सोच रहा था इसी वजह से पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ पर कब आ गया। पर आप लोगों का शुक्रिया, जो आप सभी ने हमें पानी में आगे जाने से रोक लिया। विक्की ये बात बोल वहां से झटके में निकल जाता है। इधर कोमल को जैसे ही लगा कि उसके पैर में कुछ अजीब सा लग रहा है, वो झट से बेड पर उठकर बैठ जाती है और अपने नजरें पूरे बेड पर इधर से उधर दौड़ाने लगती है। जैसे ही वो कुछ देर बेड को ध्यान से देखती है उसकी नजर एक छोटे से पत्थर के टुकड़े में लिपटे कागज पर जा पड़ती है। उसे देखो थोड़ा हैरान हो खुद में बोलती है, ये कागज यहाँ पर कैसे आया? इस हॉस्पिटल में, वो भी मेरे बेड पर इसमें लिखा क्या है? ये बोलते हुए कोमल को कागज को उठा अपने हाथ में ले लेती है और उसे सीधा करते हुए उसमें लिखे शब्द पर अपनी नजरें दौड़ाती है। जैसे ही कोमल वो कागज को कुछ दूर पढ़ती है उसके आंखों से आंसू झलक जाते हैं और वो वही फुट दूध कर रोने लगती है। उसे लगता है मानो एक पल में उसके सारे सपने टूट गए हो और वो खत्म हो गई हो। वो पूरे कमरे में इधर से उधर दौड़ती है, लेकिन उस सबके अंदर का दर्द कम नहीं होता है और इसीलिए वो किसी को बिना बताए ही कमरे की खिड़की से कूद कर भाग जाती है। कुछ देर बाद जब डॉक्टर नर्स के साथ कोमल का ऑपरेशन करने के लिए अंदर आने लगते हैं तो रियांश और परिधि उन्हें बाहर रोकते हुए पूछे हैं, डॉक्टर एक बार ऑपरेशन हो जाने के बाद कोमल बिल्कुल ठीक तो हो जाएंगी ना? उन्हें आगे चलकर कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा ना? उनके घबराहट को डॉक्टर अच्छी तरह समझ रही थी, इसीलिए वो परिधि के कंधे पर एक तसल्ली भरे हाथ रखते हुए उससे कहती है, देखिए मैं भी एक औरत हूँ और इस नाते से मैं ये बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि लोगों के मन में अभी क्या चल रही होगी। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मत घबराए, एक बार ये ऑपरेशन हो जाए उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। लोग हिम्मत रखिए। डॉक्टर इतना कहते हुए रूम के अंदर चली जाती है और उनके साथ नर्स भी चली जाती है, पर जब वो दोनों रूम के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें बेड पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। बेड खाली देख डॉक्टर बड़े ही अजीब आवाज में नर्स से पूछती है, ये पेशेंट अपने बेड पर नहीं है, कहाँ गई है वो? डॉक्टर की आवाज सुन नर्स भी बड़े ही आश्चर्य से बोलती है, पता नहीं डॉक्टर, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने उन्हें विटामिन का इंजेक्शन लगाई थी, पर वो इस तरह से बिना किसी को बताए कैसे जा सकती है? एक बार मैं उनके रिलेटिव से बाहर पूछकर आती हूँ। नर्स के कहने पर डॉक्टर कहती है, हाँ हाँ चलो जल्दी से उनसे पूछो कहाँ है वो। मुंबई शहर, बियर बार। विक्की लगभग 4 घंटे से बियर बार में बैठकर शराब पिए जा रहा था और खुद में बोले जा रहा था, विक्की तुझे उसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ माना कि वो तेरे बेस्ट फ्रेंड की नंद है, पर उसके बड़े में जानकर तू इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा है? आखिर मुझे हुआ क्या है? मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर कोमल के दुख मुझ और इतने हावी क्यों हो रहे हैं? मैं क्या करूं? विक्की शराब पिए जा रहा था और अपने आप में ही बरबराए जा रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर सड़क पर चली जाती है और सड़क के बीचों बीच कोमल दौड़ती हुई नजर आते ही वो एकदम से कुर्सी पर से टेकते झुकते उठ खड़ा होता है और आंखें मलते हुए वापस से खोलते हुए बोलता है, ये
ये तो कोमल थी, पर वो इस तरह से बीच सड़क पर क्यों दौड़ रही थी? लेकिन वो कैसे हो सकती है? शायद मुझे ज्यादा चढ़ गई है, इसी वजह से मुझे हर जगह वही दिख रही है। वो तो हॉस्पिटल में है और उसका ऑपरेशन होने वाला है। मुझे हर तरफ वही दिखाई दे रही है, लगता है शायद मुझे उससे, तभी तो उसकी तकलीफ सुन मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। इतना बोलते बोलते वो वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गए और फिर से शराब के एक पैक बनाने लगा। हॉस्पिटल। रियांश और कोमल अभी बेंच पर बैठे कोमल के ऑपरेशन का इंतजार कर ही रहे थे, तभी डॉक्टर और नर्स को तेजी में अपने तरफ चले आ रहे देख परिधि रियांश से कहती है, रियांश जी, ये डॉक्टर हमारे तरफ क्यों आ रही है? अभी तो कोमल के रूम में गई थी ना उनका ऑपरेशन शुरू करने, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? परिधि के कहते ही रियांश भी झट से उस तरफ मुड़ डॉक्टर को देखने लगता है और परेशान हो कहता है, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है परिधि, चलो जल्दी से चलकर डॉक्टर से ही पूछते हैं। रियांश और परिधि जैसे ही डॉक्टर के पास जा बोलते हैं, डॉक्टर आप यहाँ पर क्या कर रही है? अभी तो कोमल का ऑपरेशन ही ना था ना, तो फिर आप बाहर में क्या कर रही है? दोनों की बात सुन डॉक्टर थोड़ा परेशान भाव में कहती है, हाँ होना तो ऑपरेशन था, पर जब हम रूम में पहुंचे तो वहां पर पेशेंट थी ही नहीं। वो अंदर जाने बेड पर से उठकर कहाँ चली गई? आप लोग जानते हैं कि वो कहाँ गई है? इस तरह से मेरा टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है बताइए? अगर ऑपरेशन करवाना ही नहीं था तो फिर? डॉक्टर की बात सुनते ही परिधि और रियांश एकदम से शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे के मुंह को बड़े ही आश्चर्य से देखने लगते हैं। वाइन बार। विक्की अभी अपने लिए एक पैक बना ही रहा था कि तभी उसके पीछे वाले टेबल पर कुछ लोग आते हुए बैठ आपस में बातें करने लगे। क्या यार, आजकल की लड़कियां भी बड़ी अजीब होती है, अगर उन्हें मरना ही है तो कहीं खाई में जाकर मरे ना, पर नहीं, आजकल तो मानो जैसे मरने का भी दिखवा करना होता है इन्हें। इसीलिए तो सड़क के बीचों बीच दौड़ती रहती है ताकि किसी गाड़ी से गलती से धक्का लग जाए और वो उस इंसान से मोटे पैसे अट सके। पहले आदमी की बात सुन दूसरा हंसते हुए कहता है, हाँ भाई तू बिल्कुल सही बोल रहा है। और इसीलिए तो उस लड़की को भी लगा कि वो हम सबको बेवकूफ बना हमसे पैसे निकलवा लेगी, पर उसे शायद नहीं पता है कि हम लोग ये सब अच्छी तरह से समझते हैं नौटंकी। पहले सड़क पर दौड़ो और फिर झूठी चोट लगने का बहाना बना वही गिर जाओ ताकि लोगों के बीच उस इंसान से पैसे और दया दोनों ले सके। अभी तक तो उठकर दूसरे के साथ ये खेल शुरू भी कर दी होगी वो लड़की। हम उन सब की बात सुन विक्की के दिमाग में एकाएक कोमल का ख्याल आया और वो खुद में ही बोला, अभी अभी जो मेरे सामने से दौड़ती हुई कोमल गई, कहीं वो सच तो नहीं? और ये लोग उसी लड़की की तो बात नहीं कर रहे हैं? क्या इन लोगों की गाड़ी से उसे धक्का लगा है? ओ माय गॉड! इतना बोलते हुए वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठा और उन आदमियों के पास जाते हुए उनमें से एक के कॉलर को पकड़ते हुए एकदम गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कोमल एक साथ ऐसा कुछ करने की? तुम लोगों ने उसे गाड़ी से धक्का दे दिया और उसकी हेल्प करने की बजाय यहाँ पर आकर हंस हंस कर बातें किए जा रहे हो। अगर मेरी कोमल को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बता कहाँ है वो लड़की, बोल। विक्की को इतने गुस्से में देख वो आदमी थोड़ा डर गए और अपने शर्ट के कॉलर को छुड़ाते हुए बोले, देखिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। बस हम इतना जानते हैं कि वो हाईवे वाले सड़क के तरफ दौड़ कर जी रही थी। आप जाकर ढूंढिया, वैसे बीचों बीच सड़क पर दौड़ेगी तो धक्का तो लगेगा ही ना। छोड़िए हमारा कॉलर। विक्की झट से उसके कॉलर को छोड़ देता है और अपने माथे पर हाथ रखते हुए घबराते हुए कहता है, कहीं उसे वो सारी बात पता तो नहीं चल गई? परी ने बोला था कि उसे इस बड़े में अभी तक कुछ भी पता नहीं है और हो सकता है गलती से उसे पता चल गए होगा, इसी वजह से वो हॉस्पिटल से। नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो वो अपने दर्द में आकर कुछ भी कर बैठेगी, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। अभी अभी मुझे एहसास हुआ है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और अब मैं अपने प्यार को इस तरह से खो नहीं सकता हूँ। विक्की इतना बोल अपने लड़खड़ाते हुए कदम से वहां से निकल कोमल को ढूंढने लगा। हॉस्पिटल। परिधि एकदम घबराते हुए डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर ये आप कैसी बात कर रही है? मतलब ऐसे कैसे कोई भी पेशेंट गायब हो सकता है? हमारी कोमल अंदर नहीं है का क्या मतलब हुआ? रियांश जी, कोमल कहाँ चली गई? परिधि को इतना घबराए देख रियांश उसे शांत करते हुए बोला, परिधि तुम एक मिनट रुको। डॉक्टर आप ऐसा कैसे बोल सकती है, बताइए। ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि पेशेंट अपने वार्ड में सही से है या नहीं, और अगर आपके हॉस्पिटल से कोई पेशेंट इस तरह गायब हो जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हमारी गलती। प्लीज आप जल्दी से अपने लोगों से बोल हॉस्पिटल में दिखवाइए, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बहन यही कहीं होगी। रियांश इस वक्त थोड़ा हिम्मत से काम लेता है और अपनी बहन को ढूंढने लग जाता है, पर परिधि बहुत घबरा जाती है, एक तो कोमल के ना मिलने की वजह से और दूसरी ये सोचकर कि अब वो घर वालों को क्या जवाब देगी कि कहाँ है उनकी बेटी।
ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हुए जा रहा था और इसी वजह से उसे हल्का सा चक्कर आ गया और वो वही जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। इधर विक्की दौड़ते हुए कोमल को आवाज दिए जा रहा था पर उसे दूर दूर तक कोमल नहीं दिखाई दे रही थी। उसे ढूंढते ढूंढते विक्की सड़क से काफी दूर जा निकला और अब तो उसे नशा भी होने लगा था जिस वजह से उसके आंखों के सामने धुंधला सा दिखने लगा था। पर वो फिर भी आगे बढ़े जा रहा था। लेकिन अभी वो कुछ दूर ही चला था कि तभी एकदम से बेहोश होने की वजह से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी वहां पर दौड़ते हुए एक लड़की आ जाती है और उसे नीचे गिरने से बचा वहां से ले जाकर सड़क के किनारे बिठा देती है और जोर जोर से उसके हाथ को अपने हाथ में ले उसकी तलहथी को घिसने लगती है और उसे आवाज देते हुए बोली भी जाती है, विक्की, विक्की आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विक्की आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? उस लड़की की इतना आवाज सुन बड़ी मुश्किल से अपने आंखों को खोलने की कोशिश करी और उसने जैसे ही अपनी आंखें को खोला सामने बैठी लड़की का धुंधला धुंधला सा चेहरा देख वो एकदम से मानो होश में आ गया हो। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज वाला लव।